नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में आज बात बजट की। जी हां, बजट आज पेश किया गया है अगले फाइनेंशियल ईयर का 2022-23 का। सवाल ये कि कैसा है ये बजट? क्या ये ग्रोथ बढ़ाने वाला बजट है? क्या ये फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, यानी आने वाले वक्त के लिहाज से बेहतर बजट है? क्या बजट से महंगाई पर लगाम लग सकेगी? क्या इस बजट में रोजगार को एड्रेस किया गया है? टैक्स पेयर को हो सकता है कि कोई बड़ी राहत ना मिली हो, लेकिन जैसा कि वित्त मंत्री ने आज कहा कि एक विजन डॉक्यूमेंट है आने वाले 2.5 दशक के लिए, 25 साल के लिए एक शुरुआत है इस बजट से। जिस तरीके का दावा वित्त मंत्री ने किया है, तो क्या वाकई वो विजन, वो दर्शन, वो पॉलिसी, वो डॉक्यूमेंट इस बजट में झलकता है? आम आदमी के लिए, आपके लिए इस बजट में ऐसा क्या है जो आने वाले वक्त में न सिर्फ आपके लिए बल्कि देश के लिहाज से भी बेहतर है? क्या कुछ वो है जो हो सकता था, जो नहीं हो पाया? इसको भी समझेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मनोज गैरोला जी जुड़ेंगे, आप एडिटर इन चीफ हैं न्यूज नेशन के, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी। सर, आप डीजी हैं RIS के भी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सचिन सर एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। डिजिटल रुपया सरकार बजट को बेहतरीन बता रही है, हर तबके के विकास के लिए इसे अहम बताया जा रहा है। लेकिन मिडिल क्लास की ये शिकायत है कि सरकार ने टैक्स से उन्हें राहत नहीं दी। लेकिन सरकार की दलील है कि 2 साल में टैक्स नहीं बढ़ाना किसी राहत से कम नहीं। सरकार की तरफ से इस बजट के लिए कुछ बेहद अहम ऐलान किए गए हैं। मसलन सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। 30% टैक्स वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफर करने से हुई आमदनी पर लगेगा। 1% TDS वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर देना होगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाएगी सरकार। प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी। ई-विद्या के तहत 200 नए चैनल शुरू होंगे। इसके साथ ही 5G सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया है। The Reserve Bank will be issuing a digital currency. A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. बजट में किसानों और कृषि के संबंध में भी बेहद अहम ऐलान किए गए हैं। सरकार ने MSP से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने अब MSP सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि MSP के जरिए किसानों के खाते में 2,37,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। लेकिन PM किसान सम्मान निधि को बढ़ाया नहीं गया है। किसानों के अलावा रोजगार को लेकर भी सरकार की तरफ से बड़े ऐलान का दावा किया गया है। बजट भाषण में सरकार की तरफ से जहां मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नई नौकरियों की बात की गई है, तो वहीं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर को भी कुछ राहत दी गई है। निर्धारण वर्ष के अंत टीम से न्यूज नेशन 2 वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है। सचिन सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा। सर, आपने सुना प्रधानमंत्री को, वो कह रहे हैं कि मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ, मोर जॉब्स, लेकिन आपके मुताबिक इस बजट में क्या कुछ खास आपको जो नजर आया हो? अनुराग जी, 3 या 4 बातें मुझे लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें उनको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला, जैसा आपने अपने शुरू के कमेंट्स में कहा कि क्या इससे महंगाई में कोई कमी आएगी, क्या इससे जॉब क्रिएट होंगे, क्या इसमें कोई ग्रोथ की संभावना है? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले किसी भी बजट में हमें ये देखना चाहिए कि सरकार ने क्या असेट क्रिएट करने की कोशिश करी है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ ध्यान दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा ऐसा बजट है जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि जो 5,54,000 करोड़ रुपए था, वो आज बढ़ करके सरकार की तरफ से 7.50 लाख करोड़ का हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये जो कैपेक्स का एक्सपेंशन है, जो कि ऑलमोस्ट 34% है, ये एक मेजर असेट है हमारे लिए, और ये किसी एक प्रोजेक्ट में नहीं है। ऐसे वित्त सचिव ने 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स गिनाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज, और बजट में डॉक्यूमेंट में भी आप देखेंगे तो ऐसे 7 अलग अलग जगह के प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें मैं नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स नहीं काउंट कर रहा हूं, नहीं तो वहां भी 5 अलग संभावनाएं उन्होंने रखी।
तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये देखने की है। सचिन सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं सर। हमारी कोशिश ये है कि जो दर्शक हैं, जो अर्थव्यवस्था की एबीसी को नहीं जानते हैं, उनको हम सरल शब्दों में समझा दें। ये जो 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर ये सरकार ने दिया है इस बजट में, तो सर इसका एक आम नागरिक, आम भारतीय के लिए क्या कुछ मतलब है? मुझे कैसे फायदा होगा इससे? देखिए, इसका मतलब सड़कें बनना, इसका मतलब गांव में जैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसमें 27% का इजाफा हुआ। तो ये जो सड़कें बनेंगी, जो पब्लिक असेट्स क्रिएट होंगे, उसमें कई तरह के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये समझिए कि जो लेबर इंटेंसिव, जहां पे हमें बहुत सारे रोजगार सृजन की आवश्यकता होगी, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करना, उन प्रोजेक्ट्स में जाना और वहां पर जाकर के लोगों के सहयोग से उसका निर्माण करना। अब ये कई प्रमुख ऐसे गतिविधियां इन कार्यक्रमों में होंगी जिसके चलते रोजगार भी बनेंगे, लेकिन रोजगार के अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बाकी घोषणाओं का इनसे जुड़ना है। और ये इसीलिए समझने की बात है क्योंकि अब की बात बजट में इंटरलिंकेजेस के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया है। तो जो आर्थिक विकास में क्या होता है कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिशा में बढ़ रहा है और आपकी आर्थिक सोर्स जो आप दे रहे हैं, जो सपोर्ट मैकेनिज्म दे रहे हैं, वो किसी और सेक्टर में दे रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं मिल पाता। तो अभी सरकार ने कहा है कि हम कृषि के क्षेत्र में एसपीवीज क्रिएट करेंगे, हम नए फंड क्रिएट करेंगे। तो जो चाहे छोटे से छोटा भी कृषक अगर खेती के अलावा कोई नई एक्टिविटी करना चाहता है, जैसे कि कई लोग पोल्ट्री कर रहे हैं, कुछ हनी का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनके लिए वैल्यू चेन का बनना। और ये अनुराग जी, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में असीम सफलताएं पाई हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी खास प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट तक लाना। लेकिन मार्केट में अगर सड़क ही नहीं है तो आप मार्केट में क्या करेंगे? अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास में इंटरनेट लिंकेजेस नहीं है तो आप कैसे करेंगे? ऑर्डर्स कैसे होंगे? ई पेमेंट्स कैसे होंगे? तो ये तमाम व्यवस्थाएं इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगी। और इनका तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है सर? ये तो आपने सरल शब्दों में समझा दिया। आगे भी जो तमाम फाइनेंशियल टर्म है उनका मतलब क्या है, सरल शब्दों में आपसे फिर समझूंगा। लेकिन मनोज सर, जैसा सचिन सर बता रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 7.5 लाख करोड़ का मतलब इंटरलिंकेजेस का सीधा मतलब आम आदमी को रोजगार और बेहतर प्लेटफॉर्म। हाँ जी, देखिए इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप देखें कि हमारे सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कोरोना के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था में रिकवरी हुई है, वो रिकवरी बड़ी ही अनइवन है। उस रिकवरी में जो हमारा गरीब तबका है वो और ज़्यादा गरीब हो गया है। और एक सर्वे के अनुसार बॉटम के जो 20% लोग हैं उनकी आमदनी आधी के करीब रह गई है, जबकि टॉप के जो 20% लोग हैं उनकी जो आमदनी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज की डेट में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं वो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए को दूर करने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस बजट में सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए। और 35.4% का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे कई लोगों को, भारत सरकार के जो भी प्रोजेक्ट हैं ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च होता है, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स प्लस इससे रिलेटेड जितने इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आएंगी, डिमांड बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था को भी इससे एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कदम है। जी सचिन सर, आपने तो एसडीजी को भी लगातार कवर किया है सर, समझाया है हमको कि कितना जरूरी है एसडीजी। आपने सांसदों को बाकायदा ट्रेनिंग दी है इसको लेकर। लेकिन इंडस्ट्री को लेकर, उद्योग जगत को लेकर इस बजट में क्या कुछ आपको नजर आता है सर? सर्विस सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेक्सटाइल के लिए, बाकी सेक्टर्स के लिए बहुत चीजें हैं अनुराग जी। लेकिन जैसा आपने सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी का कहा, तो अब की बार आपने देखा होगा कि विशेष प्रयास किए गए हैं उन मशीनों को बनाने के लिए जिनके थ्रू हम इस ट्रांजिशन को अचीव कर पाएंगे। तो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग से जुड़े हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनने चाहिए उस संख्या में बनने चाहिए, उस तादाद में वो बनने चाहिए, आज भारत के पास नहीं है। आज हम अगर सोचें कि इथेनॉल हमारे फार्मर्स बना के दे दें, जो गन्ने की खेती कर रहे हैं वो इथेनॉल भी बनाए, तो क्या मशीन है उनके पास? क्या प्रोसेसिंग मशीन है? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम चाइना के पास जाएंगे मशीन लेने के लिए। तो ये
सोच करके सरकार ने आज बजट में एक घोषणा करी है कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देश में बनाएंगे और उसको हम इंसेंटिवाइज करेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी का जो ट्रांजिशन है, जो हमने पर्यावरण के वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, तो उसका जो हमारा ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन के लिए बिजनेस को तैयार करना, तो बिजनेस को उन सभी सुविधाओं को देना। तो ये सुविधाओं का एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें सरकार ने आज घोषणा करी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग को लेके बनाने वाली मशीनें, उसके तमाम एक अच्छी शुरुआत, आप कह रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत है, एक पहल है यहाँ पर। मनोज सर, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इनको एड्रेस क्या मौजूदा परिस्थितियों में सही तरीके से वित्त मंत्री कर पाएंगे? देखिए, अगर मैं एक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूं या अगर मैं रिफॉर्म्स की बात करूं, तो हम एक तो पहले से ही हम कि ये पहले से ही कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इसमें कोई मेजर चेंजेस होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इंडिकेट कर दिया था पिछले 3-4 महीने में ही, जबकि फार्म लॉस वापस लिए थे और उससे पहले जो लेबर लॉस थे पार्लियामेंट से अप्रूव हो गए थे, लेकिन आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो गवर्नमेंट ने ये एक चीज़ दिखा दी थी कि अब आने वाला जो भी बजट होगा या जो भी पॉलिसीज़ होंगी, उसमें हमें किसी भी बिग टिकट रिफॉर्म्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जी। और ये जो बजट है, ये बजट भी उस ही डायरेक्शन में है। मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि पिछले वाले बजट में जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वो 1.75 लाख करोड़ रुपीस था। डिसइन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया, उसके पीछे हो सकता है कि कोरोना भी एक कारण हो, और दूसरा कारण यह है कि जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो कुछ वर्ग नाराज हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट किसी वर्ग को भी नाराज नहीं करना चाहती थी, तो इस कारण वो टारगेट को हमने रिवाइज कर दिया है 78,000 करोड़ रुपीस इस फाइनेंशियल ईयर में, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का वो सिर्फ 65,000 करोड़ रुपीस है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहती कि उसको इस इलेक्शन में जो 5 स्टेट में होंगे या उसके बाद जो आने वाले स्टेट में जो इलेक्शन है या उसके बाद जो लोकसभा का जो चुनाव होगा, जो कि अभी 2 साल के अंदर ही 2-2.5 साल के अंदर ही होने वाला है, उसमें उसे किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। तो गवर्नमेंट हर वर्ग को खुश रखना चाहती है, किसी वर्ग को नाराज नहीं होने देना चाहती, तो इसलिए किसी रिफॉर्म की जो उम्मीद है वो हमें करनी नहीं चाहिए, जो इस बजट में भी नहीं। ठीक है सचिन सर, भारत गांव में बसता है, कस्बों में बसता है, खेती किसानी से इकोनॉमी चलती है। इस बजट में गाँव किसान के लिए कुछ अहम आपको जो नजर आता हो? मुझे लगता है कि 7-8 बातें हैं अनुराग जी, जिसकी तुरंत बातचीत कर लेनी चाहिए। अगर आप देखें तो सरकार ने एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो यूरिया के जो कीमतें थी उनमें लगातार वृद्धि हुई, सरकार ने उस सब्सिडी को एब्जॉर्ब किया। आज बजट के नंबर्स बिल्कुल क्लियर हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक मेजर चंक जो है वो यूरिया की सब्सिडी पे सरकार ने दिया है। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ में उन्होंने दिया है। गांव में अगर किसान खुद सोलर पंप्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सिडी का काम दिया गया है। एक ऐसे वेंचर कैपिटल फंड की बात की गई है जिसमें ब्लेंडिंग होगा बेसिकली, लेकिन उसमें तैयारी का काम नाबार्ड को दिया गया है, ई कॉमर्स का काम दिया गया है, और एग्रीकल्चर क्रेडिट का भी अगर हम देखें तो वो एक नंबर भी बढ़ करके करीब 18 लाख करोड़ रुपए का जो उन्होंने टारगेट रखा, वो भी एक मेजर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे कई प्रयास रूरल इकोनॉमी के हो रहे हैं, और वो शायद आवश्यक भी है देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्से में संपन्नता की बात लेकर के जाने का। और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ये बात वहीं आके जुड़ जाती है। ठीक बात है, लेकिन मनोज सर कितना जरूरी है खासकर गांव को एड्रेस करना बजट में, और जो खास बातें इस बजट में गांव किसान को लेकर सचिन सर गिना रहे हैं, उसका क्या कुछ असर हो सकता है और कितना जरूरी है वो करना? देखिए ऐसा है कि ये सब करना तो जरूरी है ही, क्योंकि आज की डेट जैसे भी मैंने पहले कहा कि हम लोग कोई लार्ज स्केल का जो बिग टिकट जो रिफॉर्म है, जैसे कि फार्म लॉस थे, अगर वो इम्प्लीमेंट होते तो मेरे को लगता है कि रूरल इकोनॉमी में ड्रास्टिक चेंजेस आते, लेकिन वो सारी चीज़ें तो अब सरकार का फोकस उस पर नहीं है। तो सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे यूरिया की सब्सिडी के बारे में मैं बात करी, तो इन चीज़ों पर ही आज की डेट में फोकस रहेगा। मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के लिए या रूरल इकोनॉमी के लिए जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज थी वही कंटिन्यू हो रही हैं, कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस उसमें नहीं है। ठीक है सचिन सर, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हर बजट से ये उम्मीद की जाती है कि वेलफेयर स्कीम्स किस तरीके की हैं, क्या वाकई इसमें जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ अहम चीजें आपको नजर आती हैं?
हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम वेलफेयर के बारे में बात करें और देखें कि किन स्टेप्स पे लिया गया है, तो कई क्षेत्रों में हमारे सामने कई तरह के मुद्दे आते हैं, जिस पे हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार का प्रयास है कि एक इंसुलेटेड सोशल सेफ्टी नेट बनाया जाए। और अगर बजटरी एलोकेशंस को आप देखें तो कई क्षेत्रों में आज हम इसकी बात देख रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो। लेकिन एक बात अनुराग जी समझना होगी, और वो 2014 से लगातार इस सरकार का प्रयास है कि हम एंटाइटलमेंट बेस्ड अप्रोच के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड अप्रोच की तरफ जाएं। तो सरकार की ये कोशिश है कि उन तमाम स्कीम्स में जो सोशल सेफ्टी नेट की हैं वो भागीदारी पर बेस्ड हो, ठीक है, वो एंटाइटलमेंट पे बेस्ड सचिन ना सर, हो। वक्त थोड़ा कम है, संक्षेप में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस बजट से रोजगार पैदा होता नजर आता है? क्या इस बजट से महंगाई एड्रेस होती है, आपको नजर आती है? मैंने इसका जवाब अनुराग जी पहले ही दिया था। एक बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा, और महंगाई को कम करने का अगर आप देखें तो महंगाई दो श्रेणी में देखनी चाहिए। जो फूड इन्फ्लेशन है वो 6% से बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि नीचे आएगा, और नॉन फूड इन्फ्लेशन भी हमारे लिए अभी मेजर कंसर्न नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगले 5 से 7 महीने में आप इसमें कमी देखेंगे। मनोज सर, आपको भी ये दोनों बड़ी चुनौतियां एड्रेस होती नजर आती हैं बजट? जी हाँ, खासतौर से जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% का एलोकेशन इंक्रीज़ हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट पे होगा। और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन एक तो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, और इन्फ्लेशन आप देखें तो पूरे संसार में है, और कई सारे कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ की इन्फ्लेशन हिंदुस्तान से ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन तो भी मेरे को लगता है कि महंगाई थोड़ी कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सर आपका जुड़ने के लिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर आपका लाख टके की बात में बजट को सरल शब्दों में समझाने के लिए, चाहे बात रोजगार की हो, महंगाई की हो, उद्योग जगत की हो, या फिर वेलफेयर से जुड़ी हो, लोक कल्याण से जुड़ी हो।